नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट का चार्ट नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैनेजमेंट का पूरा कोर्स मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन माई नोट्स, बेस्ड ऑन माई चार्ट। तो जो भी मेरा नोट्स था उसको मैं चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करके लेके आया हूँ और इससे मैं आपको पढ़ाता हूँ। इससे दो चीज़ फायदा मिलता है, एक तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, और दूसरा मेमोराइजेशन भी होता है, यानी कि लर्निंग भी हो जाती है। मेमोराइज़ेशन होता है, लर्निंग भी हो जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये चार्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये चार्ट पे बेस्ड मैं मैराथन सेशन लेके आऊँगा एग्ज़ाम से 10 दिन पहले। तो उस समय ये मैराथन सेशन आपका इतना काम काम का होगा कि आपको इससे बहुत नंबर बढ़ जाएगा। 20 से 30 नंबर आपका एकदम श्योर शॉट इस मैराथन से बढ़ जाएगा। लेकिन इस मैराथन का उपयोग तभी आप कर पाओगे जब चार्ट का वीडियो आपने डिटेल में देखा होगा। ठीक है? तो इसीलिए आप चार्ट का वीडियो डिटेल में ज़रूर देखो। ये चार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने चार्ट नंबर 1 से लेकर के चार्ट नंबर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग चार्ट नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले क्या-क्या डिस्कस कर लिया है, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशनल प्रोसेस क्या है और मोटिवेशनल थ्योरीज़ के अंदर कंटेंट थ्योरीज़ कौन-कौन से होती हैं और प्रोसेस थ्योरीज़ कौन-कौन से होते हैं। फिर कंटेंट थ्योरीज़ को हम लोग एक-एक करके डिस्कस करने लगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, एक्सटेंडेड मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। फिर देखा कि एल्डरफर हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, ईआरजी थ्योरी क्या है और मैकलेलैंड का थ्योरी ऑफ नीड्स या फिर 3 नीड्स थ्योरी क्या है। फिर हम लोग देखें कि हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी क्या कहता है, ठीक है? फिर इसका भी हम लोग क्रिटिसिज्म देखे। इसके बाद हम लोग कंटेंट थ्योरीज़ वो सब देखने लगे जो कि सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। पहले हम लोग कुछ कंटेंट थ्योरीज़ देखे जो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, और अब हम लोग जो कंटेंट थ्योरीज़ देखने लग रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है कि आपसे सवाल एमसीक्यू बेस्ड आएँगे। क्यों क्यों एमसीक्यू बेस्ड आएँगे, सब्जेक्टिव क्यों नहीं आएँगे? क्योंकि सिलेबस में आपका ये सब कंटेंट थ्योरीज़ नहीं दिया गया है। तो जो भी सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आपको एमसीक्यू ही पूछेगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। लेकिन जो सिलेबस में दिया हुआ है, वो सिलेबस सब्जेक्टिव भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। ठीक है? तो अब हम लोग जो कंटेंट थ्योरीज़ देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो हम लोग मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग थ्योरी जेड को करेंगे, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन करेंगे और हेनरी मरे का मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी को करेंगे। ठीक है? तो बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। थ्योरी जेड को हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग थ्योरी जेड को देखते हैं। थ्योरी जेड को देखने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई से इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये आप मत कहिएगा कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई से कनेक्टेड ही थ्योरी जेड है क्या? तो ऐसा बात नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। थ्योरी जेड अपना अलग ही है। ठीक है? थ्योरी जेड कौन दिया था? थ्योरी जेड को देने वाले थे विलियम आउकी। ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है? थ्योरी जेड ये किसके द्वारा दिया गया है? विलियम आउकी के द्वारा दिया गया है। देखिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ क्या हो रहा था। 1970 का बात है, 1970 से 1980 का बात है। इस समय क्या हो रहा था कि अमेरिकन कंपनीज जो है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, ये सब कंपनी डाउनफॉल जा रही थी, मतलब ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, डाउनफॉल जा रही थी। एट द सेम टाइम कुछ जापानीज कंपनी था, जापानीज कंपनी भी यही कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी ही है, टेक्सटाइल कंपनी ही है, समझे? लेकिन ये सब तरक्की किया जा रहा है, तरक्की किया जा रहा है। तो विलियम आउकी जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, ये क्या थे? एक अमेरिकन फिलोसोफर। ये सोचे कि देखो मेरा देश जो है वो उसका कंपनी सब ऐसा डूब क्यों रहा है और जापान का कंपनी इतना तरक्की क्यों कर रहा है, इसका मार्केट शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है और अमेरिकन कंपनी का नहीं बढ़ रहा है? क्या रीजन हो सकता है? क्या टेक का रीजन है? क्या जापानीज कंपनी टेक में बहुत आगे है? ऐसा सोचने लगा ये विलियम आउकी। तो बाद में विलियम आउकी को कैसा लगा कि टेक का बात नहीं है, बात है यहाँ पर कि अमेरिकन कंपनी का स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जापानीज कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट स्टाइल जो है जापानीज कंपनी का, इसकी वजह से ये तरक्की कर रहा है, रीजन ये है। और अमेरिकन कंपनी जो तरक्की नहीं कर पा रहा है उसका भी कारण है मैनेजमेंट। ठीक है?
तो सब विलियम हाउकी को बोलने लगा कि तुम मैनेजमेंट मैनेजमेंट इतना कर रहा है, तो तुम बताओ कि मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करेंगे कि तरक्की करेगा। तो विलियम हाउकी ने क्या किया, जो अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था वहां से अच्छा अच्छा पॉइंट चुन करके ले गए। अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में जो जो भी अच्छा चीज कर रहे थे अमेरिका वाले, उसको चुन करके अलग कर लिया गया। ठीक है। और जो जापान के लोग अच्छे कर रहे थे, जापानीज जो अच्छे कर रहे थे मैनेजमेंट में, उसको अलग कर लिया गया। ठीक है। जापान के लोग भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे थे मैनेजमेंट में, तो वो लोग का चुन करके अलग कर लिया गया। और इस तरह से 8 प्रिंसिपल डिसाइड किया गया, 8 प्रिंसिपल्स। यही 8 प्रिंसिपल दिया गया विलियम हाउकी के द्वारा। तो विलियम हाउकी ने 8 प्रिंसिपल दिया। तो विलियम हाउकी ने ही थ्योरी जेड को लेकर के आया। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि 8 तरीका है, 8 तरह के स्टाइल है, इसको आप फॉलो कर लेते हो अगर, तो आपका जो कंपनी है वो ग्रोथ करेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा। यही कहानी था। चार्ट से समझते हैं, चार्ट में क्या कह रहा है। चार्ट में भी यही कह रहा है कि 1970 और 1980 का बात है। यहाँ पर यूएस इंडस्ट्री यानी कि अमेरिका का इंडस्ट्रीज लॉस्ट देयर बिजनेस वाइल जापानीज ब्रांड्स लाइक ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। द सीक्रेट टू जापानीज सक्सेस अकॉर्डिंग टू विलियम हाउकी, जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और मैनेजमेंट प्रोफेसर थे। इनके हिसाब से जापानीज सक्सेस का जो सीक्रेट था वो टेक्नोलॉजी नहीं था, बल्कि मैनेजमेंट स्टाइल था, स्पेशल वे ऑफ मैनेजिंग पीपल। फिर विलियम हाउकी ने क्या किया, एक हाइब्रिड मैनेजमेंट अप्रोच लाया, जिसमें कि वो अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट और जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को स्ट्रेंथ को जोड़ करके ये अप्रोच लेकर के आए। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग उन्होंने 8 प्रिंसिपल दिया, 8 फीचर दिया इस थ्योरी जेड का। वो कौन कौन सा फीचर है वो एक बार देख लेते हैं। पहला फीचर के अनुसार से कहा जाता है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों मिल करके कोई भी डिसीजन लेगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को अपना वैल्यू पता चलेगा। एम्प्लॉय सोचेगा वाह हमको इतना इज्जत देता है, हमको इतना इज्जत दे रहा है कि हमको डिसीजन भी लेने दे रहा है, इसका मतलब कि हम इसके लिए जान दे देंगे, हमको इतना ये अच्छा समझता है। समझे। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जापान के लोग करते थे, अमेरिका के लोग नहीं करते थे। ये चीज नोटिस किया विलियम हाउकी ने। ठीक है। और ये प्रिंसिपल दे दिया गया। दूसरा था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। अमेरिका के लोग क्या करते थे, अगर कोई इंसान अच्छा काम नहीं कर रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसको ले ऑफ कर देते थे। क्या कर देते थे, ले ऑफ। बोलते थे भाग जाओ, पैसा भी मत लो और भाग जाओ, तुम अच्छा काम नहीं करने जानते हो। लेकिन जापान में ऐसा क्या होता था कि एक बार जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, वो लाइफ लॉन्ग रहता था उस कंपनी में, उस कंपनी के लिए वो जान प्राण सब देता था। तो ये चीज अलग देखा विलियम हाउकी ने जापान में। तो वो कहा, विलियम हाउकी ने कहा कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, इसको हम लोग को मैनेजमेंट में लाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है और प्लस जॉब सिक्योरिटी मिलता है। फिर तीसरा चीज आया जॉब रोटेशन। इसके अनुसार से विलियम हाउकी कहते हैं कि जापान के लोग क्या करते हैं ना, एक एम्प्लॉय को हर काम करवाते हैं, हर जॉब में रखते हैं, जॉब रोटेशन करवाते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो हर काम करने का कैपेबल हो जाता है। और सेम टाइम में जो अमेरिका के लोग हैं वो सिर्फ एक ही काम करवाते हैं। उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो एक ही काम पे स्पेशलाइज रहता है, दूसरा काम नहीं जानता है। तो कब अगर मान लीजिए कि कोई इंसान किसी दिन नहीं आया है, एब्सेंट हो गया है, तो उसका काम कौन करेगा? उसका काम करने के लिए तो कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जापान में क्या है कि एक आदमी हर काम जानता है। अगर कोई आदमी एब्सेंट भी हो गया तो वो काम भी वो कर लेगा, है ना, हर चीज मैनेज करके चलेगा। तो ये चीज अलग देखा गया जापान में। तो विलियम हाउकी ने कहा कि इसको भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जॉब रोटेशन का प्रिंसिपल। फिर अगला प्रिंसिपल था स्लो प्रमोशन। विलियम हाउकी के द्वारा दिया गया ये फीचर। इसमें क्या कहा गया कि देखिए जापान के लोग क्या करते हैं ना, किसी इंसान को स्लो प्रमोट करते हैं। मतलब एक पोस्ट से प्रमोशन उसको धीरे धीरे मिलता है। क्यों धीरे धीरे मिलता है? क्योंकि पहले उसको किसी भी इंसान पे लीडरशिप क्वालिटी को देखा जाता है, या फिर अगर नहीं है लीडरशिप क्वालिटी बनाया जाता है। फिर देखा जाता है कि एडवर्सिटी का केस में जब सिचुएशन बिगड़ जाएगा तो ये किस तरह से मैनेज कर पाएगा। अगर ये सब कुछ मैनेज कर पाएगा, लोगों को साथ में लेकर चल पाएगा, सबके साथ अच्छा बॉन्डिंग बना करके आगे बढ़ पाएगा, तब जाकर उसको प्रमोशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो यही चीज को विलियम हाउकी ने अपना फीचर लाया। बोला कि देखो इंसान को अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव दे दो, लेकिन तुरंत प्रमोशन मत करो।
प्रमोशन उसको धीरे धीरे करो, उसको पूरा अच्छे से समझो, ये सब कुछ में अव्वल है, तब जाके उसको प्रमोशन करेंगे, समझे। तो ये प्रिंसिपल था शुरू प्रमोशन का। फिर अगला प्रिंसिपल है फोकस ऑन ट्रेनिंग। किसी भी इंसान या किसी भी एम्प्लॉय का ट्रेनिंग पर ध्यान दो। अगर आप ट्रेनिंग पर ध्यान दोगे तो उसको वैल्यूएबल फील होगा, अंदर से अच्छा लगेगा कि देखो मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा स्किल डेवलप करवा रहा है। अगर मेरा स्किल डेवलप करवा रहा है तो हम तो इसके लिए काम करेंगे ही। तो ये चीज विलियम हॉकी ने देखा। फिर अगला प्रिंसिपल है केयर फॉर पर्सनल सर्कमस्टांस। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप भी कहीं ना कहीं फील करते होंगे। अगर मान लीजिए कोई आपका पर्सनल चीजों को समझता है, मान लीजिए कि आपकी माँ बीमार है और इस समय भी आपको अगर काम कराया जा रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप मोटिवेटेड फील रहेंगे? अगर आपको मान लीजिए कि आपकी माँ का तबीयत खराब है और आप काम कर रहे हैं, कल को आपका माँ का तबीयत ठीक हो गया, लेकिन आप फिर काम करने के लिए आए, तो क्या आप मोटिवेटेड रहिएगा? आपके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि यही कंपनी है, जब हमको मेरा माँ का सबसे ज्यादा जरूरत था तभी हमको ये छोड़ा नहीं, छुट्टी नहीं दिया, तो हम इसके लिए क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। ये चीज मतलब जापान में नहीं होता था, अमेरिका में होता था। अमेरिका में लोगों को एकदम काम कराया जा रहा है 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, पैसा तो दिया जा रहा है, साथ में काम भी किया जा रहा है। लेकिन यही चीज विलियम आउकी ने देखा कि ये चीज है जापान अच्छा कर रहा है, तो ये चीज हमको जापान से सीखना चाहिए। तो वो चीज भी लेकर के विलियम आउकी ने आया। क्या चीज? केयर फॉर पर्सनल सर्कमस्टांस। पर्सनल सर्कमस्टांस किस तरह का है, उस तरह से केयर करना। इसके बाद अगला जो है प्रिंसिपल वो है इनफॉर्मल कंट्रोल एंड फॉर्मलाइज मेजर। इसका मतलब कि आप लोगों को ग्रुप में काम दो। जैसे मान लीजिए कि एक टीम है, टीम ए है, उसी तरह से एक टीम बी है, ठीक है। तो आप एक आदमी को काम मत दो, एक आदमी को काम मत दो, ये पूरा टीम को काम दे दो। इससे क्या होगा कि ये पूरा टीम जो है आपस में दोस्ती करके, फ्रेंडशिप करके ये काम को इजीली कर पाएगा, है ना। किसी का स्ट्रेंथ काम आएगा, किसी का वीकनेस भी यहाँ पर छुप जाएगा, किसी का फिर स्ट्रेंथ काम आएगा। सबको आपस में बॉन्डिंग करके, एम्पैथी करके अच्छा काम कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ही आदमी पर आप बर्डन डालते हैं कि तुम आदमी ये करो, तो वो क्या होगा कि वो तो मतलब अच्छा काम करेगा तो अच्छा बात है, लेकिन बुरा काम करेगा, कुछ नहीं जानता है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टीम को काम दो, लेकिन टीम को काम दो और कंट्रोल उतना हार्ड मत रखो, कंट्रोल इनफॉर्मल रखो, लेकिन फॉर्मलाइज्ड मेजर रखो। मतलब कि अगर मान लो तुम टीम को काम दिए हो, टीम काम कर रहा है, लेकिन टीम काम कर पाया या नहीं कर पाया, ये चीज तुम ध्यान में दो, ये तुम ध्यान रखो। अगर मान लीजिए कि टीम अच्छा काम कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन टीम गलत काम कर रहा है तो आप टीम पे बदलाव करो थोड़ा, है ना। इसीलिए बोल रहा है कि इनफॉर्मल कंट्रोल रखो, टीम को आजादी दो कि तुम टीम अपना काम अपने से करो, अच्छे से करो, जो करना है करो तुम, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज वहां पर अच्छा था, जो कि प्राइमरी फीचर में आया थ्योरी जेड के। फिर लास्ट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन ग्रुप। मान लीजिए ये ग्रुप में ही आदमी लोग काम कर रहा है, ठीक है। इसमें से भी मान लीजिए कि यहाँ पर आर्यन है जो अच्छा काम कर रहा है ग्रुप के अंदर, तो आप आर्यन को देखो और आर्यन को रिवॉर्ड दो, समझे, आर्यन को रिवॉर्ड दो। यही 8 प्रिंसिपल था जो कि दिया गया था थ्योरी जेड के अंदर। क्या क्या देखे हम लोग कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों मिल करके डिसीजन ले रहे हैं, इसको रिंगी सिस्टम भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट रखना पड़ेगा, जॉब रोटेशन कराना पड़ेगा ताकि एक आदमी को हर चीज का नॉलेज हो। स्लो प्रमोशन होना चाहिए, एक इंसान पे लीडरशिप क्वालिटी आ जाए, वो जब देख ले कि वो भरोसेमंद इंसान है तब उसको प्रमोशन डालो। फिर फोकस ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे फोकस करो, एक आदमी को स्किल बनाओ ताकि वो हर सिचुएशन में चीजों को हैंडल कर पाए। केयर फॉर पर्सनल सर्कमस्टांस, उसका पर्सनल सर्कमस्टांस को देख करके भी उसको केयर करो, मशीन मत समझो। फिर इनफॉर्मल कंट्रोल रखो, टीम के विद इन काम दो और उसको टीम के विद इन ही काम कराओ, लेकिन चेकिंग अच्छा से करो कि टीम अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम के अंदर भी कोई कोई आदमी कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसको इज्जत दो, अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसको थोड़ा बहुत डांट फटकार भी लगाओ। ये था प्राइमरी फीचर थ्योरी जेड का। तो हम लोगों ने थ्योरी जेड पूरा अच्छे से देख लिया। एक बार वापस से हम लोग रिवाइज करते हैं थ्योरी जेड क्या है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थ्योरी जेड क्या है, आप बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि थ्योरी जेड क्या है। 1970 1980 के बीच में विलियम आउकी ने देखा कि यूएस इंडस्ट्रीज बहुत डाउनफॉल कर रहे थे, एट द सेम टाइम जो जापानीज कंपनीज है वो मार्केट शेयर बढ़ा रहा था, वो तरक्की के राह पे था। तो इसके बीच का रीजन उन्होंने खोजना चाहा। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कुछ अच्छाइयाँ हैं अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में
और कुछ अच्छाइयाँ हैं जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में। तो उस अच्छाइयों को जोड़ करके एक हाइब्रिड मैनेजमेंट अप्रोच लेकर के आया, जिसमें कि उन्होंने 8 फीचर बताए थ्योरी जेड के। तो वो थ्योरी जेड के 8 फीचर कौन कौन से हैं? पहला, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसमें एम्प्लॉय और मैनेजमेंट मिल करके डिसीजन लेते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट दो। तीसरा चीज, जॉब रोटेशन, एक इंसान को हर काम में लगाओ ताकि वो हर काम का नॉलेज उसको हो। चौथा, स्लो प्रमोशन, धीरे धीरे प्रमोशन दो, लेकिन अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव दो, लेकिन स्लो प्रमोशन करवाओ। ठीक है। फिर फोकस ऑन ट्रेनिंग, स्किल डेवलप करवाओ अपने एम्प्लॉय का। केयर फॉर पर्सनल सर्कमस्टांस, उसका जो भी पर्सनल सर्कमस्टांस है उस पर आप ध्यान दो, उस पर केयर करो। फिर इनफॉर्मल कंट्रोल, आप उतना उस पर कंट्रोल मत डालो, लेकिन चेकिंग करो बाद में, मतलब उन लोगों को आपस में साथ में मिल करके काम करने दो। आठवां, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप रिवॉर्ड भी दो, उसको रिकॉग्नाइज भी करो। तो ये था थ्योरी जेड बाय विलियम ऑकी। अब हम लोग देख रहे हैं इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। चलिए इसको देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये दिया गया था किसके द्वारा? ये सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। ये दिया गया था मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल के द्वारा। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं। चार्ट में आपका स्पेलिंग दिया हुआ है विलियम मैकडूगल के द्वारा। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आदमी जो है ना इंस्टिंक्ट पे ही काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान को भूख लग गया है, तो कोई उसको नहीं सिखाएगा तो भी जाके खाना खोजेगा। उसको कोई सिखाने वाला नहीं है कि देखो जब भूख लगे तो खाना खाना है। उसको कोई सिखाया नहीं है, लेकिन उसको भूख लगेगा ना तो कुछ भी खा लेगा। किसी किसी आदमी को मान लीजिए कि बहुत अर्ज हो गया है, उसको सेक्स करना है उसको, ठीक है, उसका बॉडी में सेक्स का नीड है, तो आप उसको नहीं सिखाइएगा, वो अपने आप जाकर के सेक्स कर लेगा। आप उसको नहीं सिखाइएगा। ठीक है। ये क्या हो रहा है? उसका इंस्टिंक्ट पे वो काम कर रहा है। एक इंसान का एक इंस्टिंक्ट है, उस पे रिलेटेड वो काम कर रहा है। इसमें कोई उसका मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काम कर रहा है। आप उसको सिखाए नहीं है, कुछ बताए नहीं है, तो भी काम कर रहा है। एग्जाम्पल की, अभी एग्जाम्पल तो भूल गया मैं, क्या था एग्जाम्पल? हाँ, किसी को मान लीजिए कि डर है, एक मान लीजिए एक लड़की है, उसको डर लगता है छिपकली से, तो वो छिपकली देख ली तो फटाक से दौड़ जाएगी। उसको दौड़ने को सिखाया नहीं है, लेकिन उसका जीनेटिकली या फिर बायोलॉजिकली उसके दिमाग में ये प्रोग्राम किया हुआ है, छिपकली देखेंगे भाग जाएंगे, ई कर भाग जाएंगे, तो छिपकली देख करके भाग जाना है। तो ये क्या है? वो उसके इंस्टिंक्ट है। कोई भी स्टिमुलस को देख करके, कोई भी स्टिमुलस को देख करके, स्टिमुली को देख करके जो रिएक्शन आता है उसी को हम लोग इंस्टिंक्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर भूख लगा था, तो उसको खाने खाने लगा वो, तो ये क्या है? वो एक्शन है ना। कुछ स्टिमुलस को देख करके वो कुछ एक्शन लिया, भूख लगा तो खाना खाया, उसको अर्ज हो रहा था तो वो सेक्स के लिए गया, ये भी उसका एक्शन था। छिपकली देख लिया, कोई लिजार्ड देख लिया तो स्केप कर लिया, भाग गया। ठीक है। फियर देखा, लिजार्ड फियर हुआ उसको तो स्केप किया, तो ये क्या हुआ? ये जो है स्टिमुलस हो रहा है, उस पर बेस्ड एक्शन ले रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंस्टिंक्ट। स्टिमुलस पे बेस्ड जो भी एक्शन लिया जा रहा है इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट अलग अलग हो सकता है। किसी को मान लीजिए कि लिजर्ड को देख के डर ना लगे तो वो ना भागे, लेकिन किसी को लिजर्ड को देखकर डर लगे वो भाग जाए। ठीक है। तो ये तो किसी को सिखाया नहीं गया है, ये ऑलरेडी कर रहा है, ये अंदर से आ रहा है। तो इस तरह का मोटिवेशन जो हो रहा है, जैसे खाना का मोटिवेशन उसको आ गया, इसको ये सेक्स जाग गया, उसका सेक्स का मोटिवेशन आ गया, इसको स्केप का मोटिवेशन आ गया। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? कोई सिखाया नहीं, उसका इंस्टिंक्ट के अंदर था। इंस्टिंक्ट क्या होता है? हमारे दिमाग में इस तरह से प्रोग्रामिंग बन गया है कि कोई स्टिमुलस को देख करके, कोई चीज को देख करके हम लोग उस पर कुछ एक्शन कर लेते हैं, बिना कुछ चाहे ही वो एक्शन हो जाता है। तो ये क्या है? यही है इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट पे बेस्ड ही मोटिवेशन होता है, ऐसा कहना था विलियम मैकडूगल का। ठीक है। तो मैकडूगल का कहना था कि कुछ भी सामने में हो, कुछ भी स्टिमुलस हो, उसको देख करके हम लोग को इंस्टिंक्ट होता है, कुछ हम लोग एक्शन कर देते हैं उसको देख करके। कुछ चीज डर गए तो कुछ एक्शन कर लिए, ये करने के लिए या भागने के लिए, ठीक है, खाना खाने के लिए हम लोगों को कुछ मोटिवेशन चाहिए नहीं, कोई हमको सिखाएगा नहीं, ये हमारा इंस्टिंक्ट है। ये इंस्टिंक्ट में ही मोटिवेशन है, ये कहना था विलियम मैकडूगल का। ठीक है। तो वही कहा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंस्टिंक्टिव थ्योरी मोटिवेशन। ये किसके द्वारा प्रोपाउंडेड था? विलियम मैकडूगल के द्वारा। ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंस्टिंक्ट की वजह से सारा बिहेवियर होता है। 14 तरह का इंस्टिंक्ट दिया गया मैकडूगल के द्वारा।
जैसे कि मान लीजिए कि आपको डर लग रहा है तो आप भाग जाइएगा, एस्केप कर जाइएगा, ये आपका इंस्टिंक्ट है। जैसे आपको लस्ट है तो आपको सेक्स करने का इंस्टिंक्ट आएगा। अगर आपके मन में गुस्सा है तो आपको लड़ने का भाव आ जाएगा। तो ये लड़ने का भाव कैसे आ जा रहा है? एंगर की वजह से आ रहा है। कोई आपको सिखा तो नहीं रहा है कि एंगर आएगा तो लड़ लेना तुम, है ना? तो इंस्टिंक्ट की वजह से आप मोटिवेशन आ जा रहा है आपके अंदर। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि एक मदर का इंस्टिंक्ट होता है अपने बच्चे को कंफर्ट देना जब वो रो रहा है, ठीक है? अगर मान लीजिए एक बच्चा आपका रो रहा है दर्द के मारे, तो माँ का इंस्टिंक्ट जाग जाएगा कि फटाक से उसको दूध पिलाना है, कुछ खाना देना है कि वो ठीक हो जाए। ये कैसे हो रहा है? इसके लिए मोटिवेशन चाहिए मम्मी को? नहीं, मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो इंस्टिंक्ट के अंदर से आ रहा है, ठीक है? तो 2-4 चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि ये थ्योरी कौन दिया था? विलियम मैकडूगल दिए थे। इस थ्योरी में किसका बात हो रहा है? इंस्टिंक्ट का बात हो रहा है। इंस्टिंक्ट ड्राइव करता है हर तरह का बिहेवियर को, ठीक है? ये 2 चीज़ आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि 14 तरह का इंस्टिंक्ट दिया गया था मैकडूगल के द्वारा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं हेनरी मोरे का मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी। इसके अनुसार से जो ह्यूमन बिहेवियर है इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेटिस्फाई नीड। हेनरी मरे कहता है कि एक आदमी का कोई नीड जागा तो वो नीड को पूरा करना चाहता है, सिंपल। और इसी के दौरान नीड को पूरा करने के लिए मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन सिंपल है, मोटिवेशन लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी का नीड पूरा नहीं हुआ है तो मोटिवेशन आ जाएगा। मान लीजिए कि एक आपको भूख लग गया है, ठीक है? तो ये जो भूख लग गया है, आपके अंदर नीड अराइज हो गया है। अब आपको पूरा भूख लगा है, पूरा खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या करिएगा? आप कुछ ना कुछ करिएगा, आप दौड़ करके जाइएगा और या फल आप तोड़ के खा लीजिएगा, है ना? दौड़ के जाइएगा, जो भी आपका फ्रिज में होगा वही फटाफट खा लीजिएगा। तो कोई आपको बोला कि जरे जाओ खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ? कोई आपको नहीं बोला है। आपको खुद से नीड अराइज हुआ कि नहीं हमको जाना है, जाके खा के आना है, तो आप जाकर के खा के आ गए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मोटिवेशन का दरकार नहीं पड़ा, मोटिवेशन आपका खुद से आ गया, ठीक है? नीड की वजह से। यही हेनरी मरे कह रहे हैं, ठीक है? जैसे कि एक चिड़िया का घोंसला होता है, तो चिड़िया का घोंसला बनाने के लिए कोई नहीं सिखाया है। चिड़िया को इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं किया है, लेकिन चिड़िया जैसे ही बड़ा होता है उसको नीड अराइज होता है कि हमको घर बनाना पड़ेगा। तो जब उसको घर बनाना पड़ेगा तो किस तरह से सीख जाता है और वही मोटिवेशन आ जाता है। तो जब नीड आपको पड़ता है तो मोटिवेशन आ जाता है, ऐसा कहना था हेनरी मरे का, ठीक है? तो नीड भी 2 तरीके का होता है। एक नीड होता है बायोलॉजिकली नीड, बेसिक नीड, और एक होता है नॉर्मल नीड, ठीक है? एक नीड हो गया आपका बायोलॉजिकल या बेसिक नीड, या इसको कह सकते हैं प्राइमरी नीड। आपको जिंदा रहने के लिए जो नीड चाहिए वो होता है प्राइमरी नीड। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब आपका प्राइमरी नीड है, जरूरी ही है, चाहिए ही चाहिए। और दूसरा आपका है सेकेंडरी नीड्स। सेकेंडरी नीड्स आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग के लिए जरूरी है। अचीवमेंट का आपको भाव आना चाहिए, तभी आप जीवन को बढ़िया से जी पाइएगा। आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ये सब आपका सेकेंडरी नीड्स है। मान लीजिए कि सब आपको बोल रहा है कि तुम तो फेलियर है, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम तो एकदम गया गुजरा है रे लड़का, तुमको तो जॉब भी नहीं मिलेगा, तब आपके अंदर से एक मोटिवेशन जागता है, कुछ तो करना पड़ेगा साला, बहुत हो गया, बहुत सह लिए, अब कुछ करके दिखाएंगे। ये क्या आ रहा है आपका? आपका कोई नीड आया, इसकी वजह से आपको मोटिवेशन आया। कोई मोटिवेशन जगाया, कोई सिखाया? नहीं सिखाया, लेकिन अचीवमेंट का आपको भूख आ गया। ये जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग का वेलबींग के लिए जरूरी है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइकोजेनिक नीड्स। क्या बोलते हैं इसको? साइकोजेनिक नीड्स बोलते हैं, साइकोजेनिक नीड्स, ठीक है? अब हम लोग चार्ट को देखते हैं। चार्ट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। चार्ट में कह रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेटिस्फाई नीड। हम लोग के अंदर कोई नीड अराइज होता है, उस नीड को हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करते हैं और उसी से हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है। मोरे ने 2 नीड दिए, 2 नीड जिससे हम लोग को मोटिवेशन अराइज होता है, कुछ करने का मन करता है। एक होता है प्राइमरी नीड
जिसको हम लोग बायोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं, बेसिक नीड्स भी कहते हैं, जो कि जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन। और दूसरा है सेकेंडरी या फिर साइकोजेनिक नीड्स। इसमें क्या होता है, हमारे मन का वेलबींग के लिए हम लोग ध्यान रखते हैं। दिस नीड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड सेटिस्फैक्शन। जिस तरह से एग्जाम्पल में इंडिपेंडेंस और अचीवमेंट। सिंपल था, इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स आपको याद रखना है, और सेकेंडरी नीड्स को साइकोजेनिक नीड्स भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। ये भी हम लोग देख लेते हैं कि विलियम डुगल के हिसाब से रूट ऑफ ऑल मोटिवेशन इज मोटिवेशन टू सर्वाइव। ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि विलियम मैकडुगल के हिसाब से द रूट ऑफ ऑल मोटिवेशन इज मोटिवेशन टू व्हाट। तो आपको बताना पड़ेगा मोटिवेशन टू सर्वाइव। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार समराइज कर देते हैं। थ्योरी जेड को मैंने ऑलरेडी समराइज किया है। इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को समराइज कर देते हैं। इसके अनुसार से क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप जान लीजिए। इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो विलियम मैकडुगल के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार से 14 इंस्टिंक्ट होते हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब कि आपका बॉडी पहले से ही बायोलॉजिकली और जेनेटिकली प्रोग्राम है कोई भी चीज को देख करके एक्शन लेने के लिए। मान लीजिए कि आपको भूख लगा है, तो आपके अंदर अचानक से इंस्टिंक्ट जागेगा कि हमको खाना खाना है, और आप खाना खा लीजिएगा। एक माँ जब अपने बच्चे को देखेगी रोते हुए, तो उसके अंदर इंस्टिंक्ट जागेगा कि नहीं, हमको कुछ करना है इसको शांत कराने के लिए, तो वो दूध पिलाएगी या फिर खाना खिलाएगी। तो इंस्टिंक्ट पे बेस्ड हम लोग का मोटिवेशन होता है, ऐसा कहना था विलियम मैकडुगल के द्वारा। मैकडुगल कहते हैं कि हर मोटिवेशन का जो जड़ है वो है मोटिवेशन टू सर्वाइव। 14 तरह के इंस्टिंक्ट दिए गए हैं विलियम मैकडुगल के द्वारा। ठीक है, अब हेनरी मुरे का मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इंसान हो या फिर जानवर हो, अगर उसमें कोई नीड अराइज होता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है कुछ करने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए। कुछ कमी अराइज होता है तो उस कमी को पूरा करने के लिए मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। ऐसा कहना था हेनरी मुरे का। तो ये जो जरूरत है, नीड है, ये दो तरीके का होता है। एक प्राइमरी नीड, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। जैसे आपको भूख लगा तो आपको खाना खाना है, ये आपको जीने के लिए जरूरी है। ये नीड जो है वो आपको जीने के लिए जरूरी है। प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स। प्राइमरी नीड्स का मतलब होता है ये बायोलॉजिकल नीड्स है, ये जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन। और सेकेंडरी नीड, जिसको हम लोग साइकोजेनिक कहते हैं, ये हमारे मन के शांति के लिए जरूरी होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको समराइज कर दिया ये चार्ट। ये चार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकलिटी था, तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अगला चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो का अंत करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो में जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। ये जो भी वीडियो है, इसका जो भी कंटेंट है, ये जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम सर्च करने पे। आपको कोई भी डाउट फेस होता है या फिर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इस इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जाकर के मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, जब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आता हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।